प्लेटो के फिलॉसफी को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही एक विस्तृत स्वरूप होता है। दैट स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। व्यक्ति यदि छोटी इकाई है तो राज्य इस छोटी इकाई का ही मैग्निफाइड वर्जन है। मतलब यदि हम राज्य के स्तर पर न्याय की परिभाषा को ढूंढ लेते हैं तो इस परिभाषा को हम आसानी के साथ व्यक्ति के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेटो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि सबसे पहले हमें जस्टिस को स्टेट के लेवल पर डिफाइन करना है, फिर इस डेफिनेशन को इंडिविजुअल के लेवल पर अप्लाई करना है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्टेट के लेवल पर जस्टिस का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम राज्य के स्तर पर न्याय को परिभाषित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्याय की इस परिभाषा को, जिसे हमने राज्य के स्तर पर हासिल किया, इस परिभाषा को हम व्यक्ति के स्तर पर कैसे लागू करते हैं। ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सिटी एंड ह्यूमन सोल। प्लेटो कहते हैं कि एक सिटी के अंतर्गत 3 क्लासेस होती हैं, या यूं कहें कि एक सिटी का, एक राज्य का 3 अंग होता है: रूलिंग क्लास, वॉरियर क्लास एंड वर्किंग क्लास। और ये जो 3 अंग हैं ये अपने अपने वर्च्यूज से, अपने अपने गुण से अपना अपना काम करते हैं। रूलिंग क्लास रीजन का इस्तेमाल करके, वॉरियर क्लास करेज का इस्तेमाल करके, और वर्किंग क्लास एपेटाइट या डिजायर का इस्तेमाल करके अपना काम करेगा। तो जिस तरह सिटी के 3 अंग हैं, 3 पार्ट्स हैं, उसी तरह ह्यूमन सोल के भी 3 पार्ट्स होते हैं: रीजन, करेज और एपेटाइट एंड डिजायर। तो क्योंकि राज्य व्यक्ति का ही एक विस्तृत स्वरूप है, तो अगर राज्य के 3 पार्ट्स हैं, 3 अंग हैं, तो व्यक्ति के भी 3 अंग होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। तो हम कब कहते हैं कि एक सिटी जस्ट है? तब जब सिटी के जो 3 पार्ट्स हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड हो। कुछ इस तरह रूलिंग क्लास, वॉरियर क्लास एंड वर्किंग क्लास एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो। सबसे ऊपर रूलिंग क्लास हो जो अपने रीजन से रूल करे, उसके बाद वॉरियर क्लास जो अपने करेज से डिफेंड करे, और उसके बाद वर्किंग क्लास जो अपने डिजायर से वर्क करे। मतलब जब करेज के ऊपर रीजन हो और करेज डिजायर की ना सुने, रीजन की सुने, जब रीजन करेज को डोमिनेट करे, करेज को कंट्रोल करे, तब जिस व्यवस्था की उत्पत्ति होगी वह व्यवस्था न्यायपूर्ण होगा। तब हम कह सकते हैं कि ऐसे राज्य में न्याय की स्थापना होगी। तो कुछ इसी तरह यदि व्यक्ति के भी 3 भाग, व्यक्ति के आत्मा के जो 3 भाग हैं, 3 अंग हैं, यदि ये जो 3 अंग हैं ये भी कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि एक जस्ट ह्यूमन बीइंग हमें मिलेगा। एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसमें रीजन, करेज एंड डिजायर हो, और वो इस ऑर्डर में हो कि सबसे ऊपर रीजन, फिर करेज, फिर डिजायर। मतलब कि उस व्यक्ति में उसके करेज को डोमिनेट करेगा उसका विवेक, और उसका जो करेज है वो रीजन की सुनेगा, डिजायर की नहीं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में न्याय की स्थापना हो जाती है। तो एक न्यायपूर्ण व्यक्ति कुछ ऐसा नजर आएगा और एक न्यायपूर्ण राज्य कुछ ऐसा नजर आएगा, और आप देख सकते हैं दोनों में कितनी समानता है। तो प्लेटो जस्ट स्टेट और जस्ट ह्यूमन बीइंग
को एक दूसरे का आइडेंटिकल मानते हैं, बस एक दूसरे की तरह ही मानते हैं, फर्क बस आकार में है। राज्य एक विस्तृत रूप है व्यक्ति का, बस फर्क इतना है, अन्यथा दोनों एकदम एक जैसे हैं। तो रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर इस ऑर्डर में अगर हो तो वह व्यक्ति परफेक्ट आइडियल ह्यूमन बीइंग होगा। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि आइडियल ह्यूमन बीइंग रियल वर्ल्ड में नहीं मिलते, आइडियल वर्ल्ड में मिलते हैं। रियल वर्ल्ड में कौन मिलता है? इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। और इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? वैसे लोग जिनमें रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर इस ऑर्डर में ना हो, वो इम्परफेक्ट होंगे या अनजस्ट होंगे। तो प्लेटो कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनमें या तो रीजन डोमिनेट करे, मतलब सिर्फ रीजन ही हो, स्पिरिट और डिजायर नाम मात्र हो या बिल्कुल भी ना हो या अनडेवलप्ड हो, या फिर ऐसे लोग जिनमें स्पिरिट डोमिनेट करे, बस करेज हो, रीजन और डिजायर हो ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो या एकदम अनडेवलप्ड हो, या वैसे लोग जिनमें सिर्फ डिजायर डोमिनेट करे, विवेक और करेज तो उनमें हो ही नहीं। तो प्लेटो कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमें इस तरह के लोग मिलते हैं, तीन तरह के लोग मिलते हैं। पहला, जिनमें रीजन डोमिनेट करता हो, दूसरा जिनमें स्पिरिट डोमिनेट करता हो, और तीसरा जिनमें डिजायर डोमिनेट करता हो। लेकिन प्लेटो का टारगेट क्या है? कि इन इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स को परफेक्ट बनाना। प्लेटो ने अपने लिए यह टारगेट फिक्स किया है कि चाहे जो भी हो, मुझे इन इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स को परफेक्ट बनाना है। मतलब इनके सोल को इस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है कि इनका रीजन सबसे ऊपर हो, फिर स्पिरिट, फिर डिजायर। इस ऑर्डर में जब इन व्यक्तियों का सोल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, इन इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स का जब सोल इस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो ये सब परफेक्ट हो जाएंगे और सभी के जीवन में न्याय की स्थापना होगी। प्लेटो का टारगेट यही है, प्लेटो यही करना चाहते हैं। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। प्लेटो कहते हैं कि आई कांट टर्न ह्यूमन बीइंग इनटू आइडियल बिकॉज चेंजिंग ह्यूमन नेचर इज वेरी डिफिकल्ट। प्लेटो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एक व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति बनाना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे उनके स्वभाव को, उनके सहज प्रकृति को बदलना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें डिजायर डोमिनेट करता हो, उस व्यक्ति के सोल को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि रीजन सबसे ऊपर आ जाए, फिर स्पिरिट आए, फिर डिजायर आए, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा करने के लिए मुझे उस व्यक्ति के पूरे चरित्र को, पूरे स्वभाव को, पूरे सहज प्रकृति को बदलना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। प्लेटो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ह्यूमन नेचर को बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिना ह्यूमन नेचर को बदले ह्यूमन बीइंग के सोल को उस ऑर्डर में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर इस ऑर्डर में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन यहां उम्मीद की एक किरण है प्लेटो के लिए, और वो कहते हैं कि मैं ह्यूमन बीइंग को तो आइडियल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो स्टेट है, जो राज्य है, उसे तो मैं आइडियल बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि राज्य को अगर मैं आइडियल बनाने की कोशिश करूं तो उसमें मुझे ह्यूमन नेचर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन चेंज अ स्टेट इनटू आइडियल स्टेट एंड इट इज इजी, क्वाइट इजी, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर चेंजिंग ह्यूमन नेचर। तो प्लेटो को सॉल्यूशन मिल गया अपने इस प्रॉब्लम का कि बिना ह्यूमन नेचर को चेंज किए मैं कैसे ह्यूमन बीइंग को, इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर दूं। और सॉल्यूशन क्या है कि ये जो इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, इन्हें क्या करना होगा? सिर्फ आइडियल स्टेट का हिस्सा बनना होगा। और जब ये इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग आइडियल स्टेट का हिस्सा बन जाएंगे तो इन्हें तो बिना अपने स्वभाव को, बिना अपने सहज प्रकृति को बदले ये जस्ट या परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे।
सिर्फ आइडियल स्टेट का हिस्सा बनने मात्र से इन व्यक्तियों के जीवन में न्याय की स्थापना हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए प्लेटो को इनके सहज प्रकृति में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि आप जैसे हो आप वैसे ही आ जाओ, बस मेरे आइडियल स्टेट का हिस्सा बन जाओ और आप जस्ट ह्यूमन बीइंग बन जाओगे, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाओगे और आपके जीवन में न्याय की स्थापना हो जाएगी। प्लेटो ऐसा कैसे करते हैं, चलिए इस बात को हम समझते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि जस्टिस का मतलब है कि चाहे वो सिटी के लिए हो या ह्यूमन सोल के लिए हो, रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर इस ऑर्डर में अगर ऑर्गेनाइज्ड हो तो हम कहेंगे कि जस्टिस है, इंडिविजुअल के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तो हमें पता है कि स्टेट जो है उस पे 3 पार्ट्स हैं, स्टेट के 3 अंग हैं, रूलिंग, वॉरियर एंड वर्किंग क्लास। और एक जस्ट स्टेट में क्या होगा कि ये तीनों क्लास एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड होंगे, इस ऑर्डर में कि सबसे पहले रूलिंग हो, उसके बाद वॉरियर क्लास हो और उसके बाद वर्किंग क्लास हो। और फिर प्लेटो कहते हैं कि लोग किस तरह के हैं, 3 तरह के लोग हैं। पहला जिनमें रीजन डोमिनेट करता हो, दूसरा जिनमें स्पिरिट डोमिनेट करता हो और तीसरा जिनमें डिजायर डोमिनेट करता हो। और प्लेटो कहते हैं कि वैसा व्यक्ति जिनमें रीजन डोमिनेट करता हो वो सिर्फ मेरे आइडियल स्टेट का हिस्सा बन जाए और उसके जीवन में न्याय की स्थापना हो जाएगी। वैसा व्यक्ति जिनमें सिर्फ स्पिरिट डोमिनेट करता हो, बिना अपने नेचर को बदले वो सिर्फ मेरे आइडियल स्टेट का हिस्सा बन जाए और उसमें न्याय की स्थापना हो जाएगी। उसी तरह से वैसा व्यक्ति जिनमें डिजायर डोमिनेट करता हो, उसे सिर्फ प्लेटो के आइडियल स्टेट का हिस्सा बनना होगा। फर्क बस क्या है कि जिनमें रीजन डोमिनेट करता है उनके लिए रूलिंग क्लास है, जिनमें स्पिरिट डोमिनेट करता है उनके लिए वॉरियर क्लास है और जिनके डिजायर डोमिनेट करता है उनके लिए वर्किंग क्लास है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि रूलिंग क्लास का हिस्सा बनने के बाद वैसे लोग जिनमें रीजन डोमिनेट करता है वो जस्ट कैसे हो जाएंगे, कैसे उनके जीवन में न्याय की स्थापना होगी? क्योंकि न्याय की स्थापना करने के लिए उनके सोल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर। लेकिन जिनमें रीजन डोमिनेट करता है उनमें स्पिरिट और डिजायर तो है ही नहीं, और है भी तो अनडेवलप्ड है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में इनका सोल कैसे ऑर्गेनाइज होगा? सिर्फ रूलिंग क्लास का हिस्सा बनकर। तो प्लेटो कहते हैं कि वैसे लोग जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, जब वो रूलिंग क्लास का हिस्सा बनेंगे तो उन्हें स्पिरिट कहां से मिलेगा? वॉरियर क्लास से। और डिजायर कहां से मिलेगा? वर्किंग क्लास से। और वॉरियर क्लास से स्पिरिट और वर्किंग क्लास से डिजायर लेने के बाद इस व्यक्ति का सोल का कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा? वैसा ही जैसा एक जस्ट ह्यूमन बीइंग का होता है, रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर। कुछ इसी तरह से वैसे लोग जिनमें स्पिरिट डोमिनेट करता है, जब वो वॉरियर क्लास का हिस्सा बनेंगे तो उनके सोल का भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा। और उन्हें रीजन कहां से मिलेगा? रूलिंग क्लास से। और एपेटाइट एंड डिजायर कहां से मिलेगा? वॉरियर क्लास से। और कुछ ऐसा ही होगा वैसे लोगों के लिए जिनमें डिजायर डोमिनेट करता है। वर्किंग क्लास का हिस्सा बनने के बाद इनके सोल का भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा, रीजन, स्पिरिट, डिजायर। और इन्हें रीजन कहां से मिलेगा? वॉरियर रूलिंग क्लास से। और स्पिरिट कहां से मिलेगा? करेज, वॉरियर क्लास से। तो आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती से प्लेटो ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति चाहे जैसा हो, उसका नेचर चाहे जैसा हो, उसमें रीजन डोमिनेट करे, स्पिरिट डोमिनेट करे, डिजायर डोमिनेट करे, मुझे उसके नेचर को बदलना नहीं है, क्योंकि मैं उसके नेचर को बदल ही नहीं सकता। सिर्फ उस व्यक्ति को मेरे आइडियल स्टेट में आना होगा और इन 3 में से किसी एक क्लास का हिस्सा बन जाना होगा अपने नेचर के अकॉर्डिंग। और जैसे ही वो किसी एक क्लास का हिस्सा बन जाता है, उसके जीवन में न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो प्लेटो कहते हैं चाहे वह व्यक्ति रूलिंग क्लास का हो, वॉरियर क्लास का हो या वर्किंग क्लास का हो, हर कोई हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेगा, जस्टिस एक्सपीरियंस करेगा इक्वली,
ठीक है, क्योंकि हर किसी का सोल उस पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा। प्लेटो के थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है यह कहकर कि जो वर्किंग क्लास है उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है रूलिंग और वॉरियर क्लास के द्वारा। रूलिंग और वॉरियर क्लास तो एक वर्चुअस लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जीते हैं, लेकिन वर्किंग क्लास है वो नहीं जी पाता। लेकिन ये क्रिटिसिज्म गलत है, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि जब आप वर्किंग क्लास का हिस्सा बन रहे हो तो आपको रीजन और करेज कहां से मिल रहा है? रूलिंग एंड वॉरियर क्लास से। और आपके सोल का भी कन्फिग्रेशन वैसा ही हो गया जैसा कि एक रूलिंग क्लास के व्यक्ति का हो। तो इस तरह आप भी उतना ही खुशी का अनुभव कर पा रहे हैं, उसी न्याय का अनुभव कर पा रहे हैं जो एक रूलिंग क्लास के व्यक्ति को अनुभव हो रहा है या एक वॉरियर क्लास के व्यक्ति को अनुभव हो रहा है। तो कुछ इस तरह प्लेटो हमें इस बात को समझाते हैं कि चाहे वो व्यक्ति रूलिंग क्लास का हो या वॉरियर क्लास का या वर्किंग क्लास का, आइडियल स्टेट का हिस्सा बनने के बाद हर व्यक्ति के जीवन में न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो जस्टिस को हम समराइज करते हैं, जस्टिस के डेफिनेशन को हम समराइज करते हैं। जस्टिस का मतलब प्लेटो के अकॉर्डिंग यह है कि व्यक्ति और राज्य दोनों 3 हिस्से में विभाजित हैं, और जब ये 3 हिस्से, 3 पार्ट, सिटी एंड सोल का जो 3 पार्ट है, 3 अंग है, जब ये राइट ऑर्डर में होगा, प्रॉपर ऑर्डर में होगा, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और राज्य में न्याय की स्थापना होगी। और एक व्यक्ति राज्य में किसी एक क्लास का हिस्सा होगा और उस क्लास का हिस्सा बनने के बाद उसे उस क्लास का जो फंक्शन है उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे परफेक्शन, पूरे प्रोफेशनलिज्म, पूरे एक्सेलेंस से प्रैक्टिस करना होगा। और कोई भी पार्ट किसी दूसरे पार्ट के, दैट मीन्स कोई भी अंग राज्य का किसी दूसरे अंग के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है तो हमें एक हार्मोनियस होल मिलता है, एक कंप्लीट सिटी मिलता है जहां पे व्यक्ति और राज्य दोनों के जीवन में न्याय की स्थापना हो गई। तो कुछ इस तरह प्लेटो न्याय को परिभाषित करते हैं अपने बुक द रिपब्लिक में। तो यहां तक हमने देखा कि न्याय की परिभाषा क्या है राज्य और व्यक्ति के स्तर पर। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पूछा था, थ्रेसिमार्कस ने जो कहा था कि an unjust person always lives a better life than a just person। एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति हमेशा एक न्यायपूर्ण व्यक्ति की तुलना बेहतर खुशहाल जीवन जीता है। प्लेटो को अब साबित ये करना है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, जस्टिस हमेशा इनजस्टिस से सुपीरियर होगा। एक जस्ट पर्सन हमेशा एक अनजस्ट पर्सन से बेटर लाइफ जिएगा। और प्लेटो इस चीज को साबित करते हैं रिपब्लिक के एंड में। एक अनजस्ट पर्सन कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका सोल डिसहार्मोनियस हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो। दैट मीन्स उसके सोल की जो पार्ट्स हैं, जो 3 पार्ट हैं, वो राइट ऑर्डर में ना हो, रीजन डोमिनेट ना करे, या तो स्पिरिट डोमिनेट करे या डिजायर डोमिनेट करे। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है एक व्यक्ति के जीवन में, तो उस व्यक्ति को हम अनजस्ट पर्सन कहेंगे। और प्लेटो कहते हैं कि एक अनजस्ट पर्सन का जीवन एक डिजीज्ड व्यक्ति के जीवन जैसा होगा, एक बीमार व्यक्ति की तरह होगा। हम इस बात से जज नहीं करेंगे उस व्यक्ति के जीवन को कि उसके पास कितना पैसा है या कितना ताकत है। हम इस बात से जज करेंगे कि उसका जो सोल है वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं। तो नो मैटर if you have too much money and too much power, but your soul is not organized in the right order, then you will have a life of a diseased person। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है या कितनी शक्ति है। यदि आपका सोल, आपकी आत्मा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो आप एक बीमार व्यक्ति की तरह जीवन जिएंगे। एक बीमार व्यक्ति कैसा होता है? वो हमेशा अंदर से दुखी होता है। उसको आप जितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, जितना भी पैसा दे दो, शक्ति दे दो, जितना भी उसे लग्जूरियस लाइफ दे दो, जितने भी ऐशो आराम आप उसे दे दो, लेकिन अगर वो बीमार है तो वो कभी भी अंदर से खुश नहीं होगा। तो एक अनजस्ट पर्सन का लाइफ भी एक बीमार व्यक्ति की तरह होता है।
प्लेटो इस बात को अपनी बुक द रिपब्लिक में कहते हैं। लेकिन एक जस्ट पर्सन का जो सोल है वो हार्मोनियस है। उस व्यक्ति का जो सोल है, उसके जो पार्ट्स है वो एक पर्टिकुलर राइट ऑर्डर में है। रीजन जो है वो डोमिनेट करता है स्पिरिट को और डिजायर को। स्पिरिट जो है, करेज, वो रीजन की सुनता है, डिजायर की नहीं। और जब व्यक्ति का सोल इस राइट ऑर्डर में हो, हार्मोनियस हो, तो वो व्यक्ति जस्ट कहलाएगा। तब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में न्याय की स्थापना हो गई हो। और एक ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन में न्याय की स्थापना हो गई हो, उस व्यक्ति का जीवन एक हेल्दी पर्सन की तरह होगा। उसका कंडीशन एक हेल्दी पर्सन की तरह होगा। वो हमेशा अंदर से खुश रहेगा। वो चाहे उसकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसके पास पैसे ना हो, उसको एक बहुत ही हार्डशिप भरी जिंदगी बितानी पड़ रही हो, उसके लाइफ में डिफिकल्टीज हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति का सोल इस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड है तो वो हमेशा अंदर से खुश रहेगा, एक हेल्दी पर्सन की तरह। तो एट द एंड प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस इज लाइक अ गुड हेल्थ। इट इज लाइक अ गुड हेल्थ। अगर आपके पास पैसा ना भी हो, लेकिन अगर आपके पास गुड हेल्थ है, एक अच्छा स्वास्थ्य है, तो आप हमेशा खुश रहोगे, अंदर से आप खुशी की अनुभूति करोगे। तो प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस इज लाइक अ गुड हेल्थ, एंड अ गुड हेल्थ इज डिजायर्ड फॉर इट्स ओन सेक एंड ऑल्सो फॉर इट्स कंसिक्वेंस। और एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना हम स्वस्थ रहने के लिए भी करते हैं, और इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो प्लेटो अल्टीमेटली एट द एंड इस बात को प्रूव करते हैं कि जस्टिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ गुड, अ गुड विच इज डिजायर्ड फॉर इट्स ओन सेक एंड ऑल्सो फॉर इट्स कंसिक्वेंस। न्याय एक ऐसी चीज है जिसे हम चाहते हैं उसके लिए भी और उसके परिणामों के लिए भी। तो इस तरह प्लेटो इन दोनों प्रश्न का उत्तर अपने बुक द रिपब्लिक में करते हैं कि व्हाट इज जस्टिस एंड हाउ इज जस्टिस सुपीरियर टू इनजस्टिस। लेकिन रिपब्लिक में कुछ और बातें की गई हैं जिन्हें हमें समझना है, और जिन्हें समझे बिना हमारा रिपब्लिक के ऊपर ये जो अध्ययन है वो इनकम्प्लीट होगा। प्रिकॉशन अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर एंड इनस्टेबिलिटी। हमने देखा कि प्लेटो एक आइडियल स्टेट की रचना करते हैं, और वो कहते हैं कि व्यक्ति के लिए ये आदर्श राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति एक न्यायपूर्ण जीवन तभी जी सकता है जब वह इस आदर्श राज्य, इस आइडियल स्टेट का हिस्सा है। तो प्लेटो चाहते हैं कि उसके इस आइडियल स्टेट को कभी कोई ध्वस्त ना करे, कोई थ्रेट ना हो। दैट मीन्स प्लेटो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में अपने आइडियल स्टेट को आइडियल बनाकर रखना चाहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है कि प्लेटो के आइडियल स्टेट को खतरा किन से है। प्लेटो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे आइडियल स्टेट को खतरा किन से है, और इसका जवाब है रूलिंग एंड वॉरियर क्लास से। क्योंकि प्लेटो के इस स्टेट में पावर किनके हाथ में होगा, रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के हाथों में पावर होगा। और अगर ये रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के लोग अपने पावर का मिसयूज करें तो प्लेटो का आइडियल स्टेट ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्लेटो को लगता है कि बस आइडियल स्टेट को बना देना इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि यह स्टेट हमेशा आइडियल रहेगा। प्लेटो को लगता है कि उसे इस आइडियल स्टेट में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे, कुछ प्रोविजंस करने होंगे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ये आदर्श राज्य, ये आइडियल स्टेट हमेशा आदर्श, आइडियल बना रहे। तो प्लेटो पूछते हैं कि ये जो रूलिंग एंड वॉरियर क्लास है, ये अपने पावर को मिसयूज किन तरीकों से कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ करप्शन क्या है। करप्शन का मतलब यहां पे अब्यूज ऑफ पावर से है। तो पहला सोर्स प्लेटो को लगता है वो माइंड है।
पावर को मिसयूज करने का ये जो बात है वो सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट करता है? मन में, मस्तिष्क में। दैट मीन्स रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के माइंड में सबसे पहले ये बात आएगा कि हम अपने पावर को मिसयूज कर सकते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि मैं अपने इस आइडियल स्टेट में एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम को बनाऊंगा जहां पे मैं इनके माइंड को इस तरह से ट्रेन करूंगा कि ये कभी भी पावर को मिसयूज करने के बारे में सोच भी ना सके। तो प्लेटो बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ माइंड की। किनके माइंड के ट्रेनिंग की? वॉरियर एंड रूलिंग क्लास के माइंड की ट्रेनिंग की। और इसके लिए प्लेटो अपने बुक द रिपब्लिक में कुछ एजुकेशनल मेजर्स लेते हैं, बहुत ही एलाबोरेट, बहुत ही विस्तृत एजुकेशनल मेजर्स लेते हैं। दूसरा सोर्स प्लेटो के अकॉर्डिंग वो है फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। करप्शन का ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। प्लेटो को लगता है कि अगर रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के पास फैमिली होगा तो हो सकता है कि वे लोग राज्य की तुलना अपने परिवारों को ज्यादा महत्व दें। और यदि रूलिंग एंड वॉरियर क्लास को प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने की छूट हो तो हो सकता है कि ये दो क्लास अपने पावर का मिसयूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? प्लेटो कहते हैं कि मैं इनके लिए फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों को एबॉलिश कर दूंगा। रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के लिए कोई फैमिली नहीं होगी और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए प्लेटो कुछ सोशल मेजर्स लेते हैं अपने बुक द रिपब्लिक में। तीसरा जो सोर्स है जो बहुत ही कंट्रोवर्सी का कारण बना है वो है ब्लड, खून। प्लेटो यहां पर क्वालिटी की बात करते हैं। बहुत ही बेबाक तरीके से प्लेटो कहते हैं कि अगर कोई रूलर भ्रष्ट है, पावर को मिसयूज करता है, तो उसके खून में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि उसके एंसेस्टर्स, उसके फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसे लोग होंगे। तो प्लेटो का मानना है कि अगर एक बेस्ट मेल एक बेस्ट फीमेल के साथ मेट करे तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी बेस्ट होगा। लेकिन अगर एक करप्ट मेल एक बेस्ट फीमेल के साथ मेट करते हैं तो जो उनका ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी करप्ट हो सकता है। तो प्लेटो यहां पर बात करते हैं स्टेट कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की, कि कौन किसके साथ ब्रीड करे, कौन किसके साथ मेट करे, ये तय कौन करेगा? राज्य। क्योंकि प्लेटो को किस बात से मतलब है? क्वालिटी। वो चाहते हैं कि रूलिंग क्लास एंड वॉरियर क्लास में जो लोग आए उनका क्वालिटी उत्कृष्ट हो, बेदाग हो। और उन्हें लगता है कि ऐसा वो सुनिश्चित कर सकते हैं यदि वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर ले, यदि वो ये सुनिश्चित करें कि हमेशा एक बेस्ट मेल एक बेस्ट फीमेल के साथ मेट करे, तो वो क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए प्लेटो कुछ बायोलॉजिकल मेजर्स लेते हैं अपने बुक द रिपब्लिक में। तो आइए इन तीनों सोर्सेस को और इन तीनों मेजर्स को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। तो एजुकेशनल मेजर, प्लेटो एक बहुत ही एलाबोरेट सिस्टम, विस्तृत व्यवस्था अपने बुक द रिपब्लिक में तैयार करते हैं रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के एजुकेशन के लिए। जॉन जैक्वस रूसो ने तो यह कह दिया कि प्लेटो का ये जो बुक है रिपब्लिक, ये गवर्नमेंट के ऊपर कम लेकिन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ज्यादा है। एक बहुत ही एलाबोरेट सिस्टम एजुकेशन का प्लेटो तैयार करते हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो रखते हैं सेंसरशिप का। प्लेटो कहते हैं कि वैसे म्यूजिक, आर्ट, पोइट्री को वो बैन कर देंगे, स्टेट वैसे म्यूजिक, आर्ट एंड पोइट्री को बैन कर देगा जिसका इन यंग रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के चिल्ड्रन के माइंड के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सके। तो बहुत ही पहले प्लेटो सेंसरशिप की बात करते हैं। और एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरह से प्लेटो ऑर्गेनाइज करते हैं। वो कहते हैं कि 20 साल की उम्र तक हर किसी को कॉमन एजुकेशन मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये सिर्फ रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के लिए एप्लीकेबल है,
वर्किंग क्लास के लिए नहीं। तो 20 साल की उम्र तक इन्हें जिम्नास्टिक, म्यूजिक एंड आर्ट फॉर्म में कॉमन एजुकेशन मिलेगा, और 20 साल की उम्र में एक टेस्ट होगा, और जो लोग इस टेस्ट में पास करेंगे उन्हें 10 साल के लिए मैथमेटिक्स एंड डायलेक्टिक्स में ट्रेनिंग दी जाएगी, और 30 साल की उम्र में फिर एक टेस्ट होगा, और जो लोग इस टेस्ट में पास करेंगे उन्हें 5 साल के लिए एडवांस्ड मैथमेटिक्स एंड डायलेक्टिक्स में ट्रेनिंग दी जाएगी, और 35 साल की उम्र में फिर एक टेस्ट होगा, और जो लोग इस टेस्ट में पास करेंगे उन्हें 15 साल के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर वॉच, ठीक है। और 50 साल की उम्र में फिर एक टेस्ट होगा, और अल्टीमेटली जो इस टेस्ट में पास होंगे उन्हें रूलर्स की तरह सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें रूल करने की पावर दी जाएगी, और 50 इयर्स के एज में वो रूलर बन पाएंगे। तो ये एक एलाबोरेट एजुकेशन सिस्टम प्लेटो तैयार करते हैं अपने बुक द रिपब्लिक में। सोशल मेजर्स जो मैंने आपको बताया कि प्लेटो कहते हैं कि प्रॉपर्टी एंड फैमिली करप्शन का एक सोर्स है। अगर रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के पास फैमिली होगी, प्रॉपर्टी एक्वायर करने की उनके पास परमिशन होगी, तो शायद वो करप्ट हो जाए, अपने पावर को मिसयूज करें। तो प्लेटो कहते हैं कि रूलिंग एंड वॉरियर क्लास का कोई फैमिली नहीं होगा, उनके लिए फैमिली नाम का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, और उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने की भी परमिशन नहीं होगी। सब कुछ उनके लिए कॉमन होगा, फैमिली भी कॉमन, प्रॉपर्टीज भी कॉमन। हाँ, लेकिन वर्किंग क्लास को परमिशन होगा प्रॉपर्टी एक्वायर करने का और फैमिली रन करने का। वर्किंग क्लास के लिए ये एप्लीकेबल होगा कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और दे कैन हैव फैमिलीज ऑल्सो। तो ये था सोशल मेजर। फिर प्लेटो बायोलॉजिकल मेजर की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया। प्लेटो यूजेनिक्स पे बिलीव करते हैं। यूजेनिक्स का मतलब है साइंस ऑफ ब्रीडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ अ बेस्ट मेल mates with a best female then their offspring is also going to be best। प्लेटो का मानना था कि अगर एक उत्कृष्ट पुरुष एक उत्कृष्ट महिला के साथ मेट करे तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उनका जो संतान होगा, वो भी उत्कृष्ट होगा, बेस्ट होगा। तो इस सिंपल से लॉजिक के साथ प्लेटो का मानना था कि जो राज्य है वो तय करेगा कि किसे किसके साथ मेट करना है, ठीक है। तो वॉरियर क्लास एंड रूलिंग क्लास के लिए कोई मैरिज नहीं होगा। स्टेट जो है वो ब्रीडिंग सीजन, मेटिंग सीजन तय करेगा कि किन्हें किनके साथ मेट करना है, और इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका भी देखभाल, केयर जो है वो राज्य खुद करेगा। तो ये बायोलॉजिकल मेजर प्लेटो लेते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, और इस मेजर के लिए प्लेटो को बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया गया है। ऐसा लगता है कि प्लेटो पूरा एक्सट्रीम तक चले गए हैं अपने आइडियल स्टेट को बचा के रखने के लिए, अपने आइडियल स्टेट को पावर के करप्शन से बचा के रखने के लिए प्लेटो एकदम एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। और जो चौथा मेजर है रिलीजियस मेजर, जिसको मैंने टेबल में शामिल नहीं किया लेकिन मैं आपको इसके बारे में यहाँ बताऊंगा। द नोबल लाई एंड मिथ ऑफ द मेटल, ये प्लेटो का एक कंसेप्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो का ये जो आइडियल स्टेट है वो इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, और इस इनइक्वालिटी को प्लेटो लेजिटिमाइज करना चाहते हैं, इस सोशल इनइक्वालिटी को, क्योंकि आप देख सकते हो एक हायरार्की बना हुआ है, रूलिंग, वॉरियर एंड वर्किंग, एक कास्ट सिस्टम की तरह आप देख सकते हो। तो प्लेटो को लगता है कि यदि कभी कोई इस इनइक्वालिटी को क्वेश्चन कर दे, कोई सवाल खड़ा कर दे इस इनइक्वालिटी के ऊपर, इस असमानता के ऊपर, तो हो सकता है कि आइडियल स्टेट की स्टेबिलिटी भंग हो जाए, ठीक है। तो प्लेटो चाहते हैं कि इस इनइक्वालिटी को किसी तरह से लेजिटिमाइज किया जाए, किसी तरह से इसे न्यायोचित साबित कर दिया जाए कि ये जो असमानता है ये न्यायपूर्ण है, ये न्यायोचित है। और यहां पर प्लेटो कहते हैं कि राज्य को, स्टेट को एक झूठ बोलना होगा, लोगों के बीच एक झूठ फैलाना होगा, और स्टेट, राज्य यह झूठ ईश्वर के नाम पे बोलेगा ताकि लोग इस झूठ पर बिलीव कर सके। और ये झूठ किस लिए बोला जाएगा? इसलिए ताकि ये जो इनइक्वालिटी का सिस्टम है इसे लेजिटिमाइज किया जा सके, इसे न्यायोचित साबित किया जा सके, इसे सही साबित किया जा सके, इसे सही ठहराया जा सके।
तो प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य है और जो रूलर है उसे एक झूठ बोलना है लोगों के बीच और कहना है कि गॉड हैज क्रिएटेड मैन विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट मेटल, कि ईश्वर ने हम सबको 3 डिफरेंट तत्वों के साथ भेजा है, मेटल्स के साथ भेजा है। तो जिनके सोल में गोल्ड है, ईश्वर ने जिनके हृदय में, जिनके आत्मा में गोल्ड डाला है, सोना डाला है, वो फिट है रूल करने के लिए और इसीलिए वो रूलिंग क्लास का हिस्सा है। जिनके अंदर ईश्वर ने सिल्वर डालकर भेजा है वो फिट है डिफेंड करने के लिए और इसीलिए वो वॉरियर क्लास के हिस्से है। और जिनके अंदर गॉड ने ब्रॉन्ज डालकर भेजा है वो फिट है सर्व करने के लिए, वर्क करने के लिए और इसीलिए वो वर्किंग क्लास का हिस्सा है। तो गॉड को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो लोग, अगर कोई व्यक्ति वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है तो उसे ये बात मानकर संतुष्ट होना है कि ईश्वर ने उसके अंदर ब्रॉन्ज डालकर भेजा है और इसीलिए वो वर्किंग क्लास का हिस्सा है। तो वो कभी अपने पोजीशन को लेकर क्वेश्चन नहीं करेगा और जब वो क्वेश्चन नहीं करेगा तो कभी भी प्लेटो के आइडियल स्टेट में इनस्टेबिलिटी होने की संभावना नहीं होगी। हर किसी को पता है कि वो जहाँ है वो क्यों है। तो अगर जब हर किसी को पता है तो फिर कोई क्वेश्चन करेगा ही नहीं और इस तरह से प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो हमेशा स्टेबल रहेगा। तो इन 4 मेजर्स का इस्तेमाल करके प्लेटो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि उनका आइडियल स्टेट हमेशा आइडियल बना रहे, बरकरार रहे। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जो प्लेटो अपनी बुक द रिपब्लिक में प्रेजेंट करते हैं। एक और लास्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि प्लेटो जो है वो अपने सिटी एथेंस से बिलोंग करते हैं और अल्टीमेटली उनके सामने ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि आप एथेंस को आइडियल सिटी में कैसे कन्वर्ट करिएगा। कालीपोलिस, प्लेटो आइडियल सिटी को कालीपोलिस कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटो के सामने ये क्वेश्चन है कि आप एथेंस से बिलोंग करते हैं और एथेंस अभी आइडियल नहीं है, तो आप एथेंस को एक आइडियल सिटी में कन्वर्ट कैसे करिएगा। तो प्लेटो इसके लिए 3 वेव्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 3 वेव्स में 3 रेवोल्यूशंस हमें लाने पड़ेंगे, 3 तरह की क्रांतियां हमें लानी पड़ेगी एथेंस में, तब जाके एथेंस को आइडियल सिटी में बदला जाएगा। ही टॉक्स अबाउट 3 वेव्स ऑफ रेवोल्यूशन विच हैज टू बी ब्रॉट इनटू एथेंस इन ऑर्डर टू टर्न इट इनटू अ आइडियल स्टेट और कालीपोलिस। तो प्लेटो कहते हैं कि ये जो 3 रेवोल्यूशंस है, 3 क्रांतियां हैं, अगर इन 3 क्रांतियों को एथेंस के समाज में लाया जाए तो एथेंस जो है वो एक आदर्श राज्य बन सकता है। तो पहला क्रांति क्या है? प्लेटो कहते हैं इक्वल राइट्स टू वुमेन। ये एक अनएक्सपेक्टेड बात है। प्लेटो को वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। प्लेटो का मानना है कि वुमेन एंड मेन, स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर इक्वल कैपेबिलिटी है रूल करने की। तो जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है वुमेन और मेन के बीच में, उसे रिड्यूस करना है, उसे खत्म करना है। तो सबसे पहला रेवोल्यूशन जो एथेंस के अंदर हमें लाना है वो यह कि महिलाओं को पुरुष की तुलना समान अधिकार देना। ठीक है, तो ये सबसे पहला रेवोल्यूशन है जो प्लेटो एथेंस में लाना चाहते हैं। दूसरी वो बात करते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली। वो कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन है उसे एबॉलिश करना है हमें, और फैमिली के इंस्टीट्यूशन को एबॉलिश करना है। ये दूसरा रेवोल्यूशन है जो प्लेटो लाना चाहते हैं, दूसरी क्रांति। वो कहते हैं कि सबों के लिए एक लार्ज कॉमन फैमिली होगा। दैट मीन्स स्पेशली फॉर द 2 क्लासेस, गार्जियन एंड ऑक्सिलरी क्लास, मतलब रूलिंग एंड वॉरियर क्लास के लिए। ठीक है, और जब ऐसा होगा तब हम सोच सकते हैं कि एथेंस जो है वो आइडियल स्टेट बन सकता है। और फाइनल रेवोल्यूशन जो लाना है वो कहते हैं कि रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, ऋषि राजा जिसे हिंदी में कहते हैं, फिलोसोफर किंग। प्लेटो कहते हैं जब तक रूलर फिलोसोफर ना बन जाए या फिलोसोफर रूलर ना बन जाए, एक सिटी को आइडियल सिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो अंततः प्लेटो अपनी बुक द रिपब्लिक को फिलोसोफर किंग के साथ एंड करते हैं और वो कहते हैं कि जब तक फिलोसोफर को किंग ना बना दिया जाए या किंग को फिलोसोफर ना बना दिया जाए,
तब तक एक सिटी को आइडियल सिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हम प्लेटो के पूरे कंसेप्ट को, पूरे फिलॉसफी को कंप्लीट करते हैं। और उम्मीद है आपको प्लेटो समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिस्टोटल के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप